एक अच्छा हिंदू राष्ट्र तब होगा जब एक अच्छा हिंदू बोलेगा मैं हिंदू हूँ, एक मुस्लिम बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, एक सिख बोलेगा कि मैं सिख हूँ। जो मनी एंड मसल पावर का कल्चर चलता आ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें जो लास्ट ईयर तक था और इस साल बहुत फ़र्क आया है। मनी एंड मसल पावर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फ्रैंकली सही उठा के पटक दिया। हम राष्ट्र प्रेम के लिए आए हैं। अगर राष्ट्र प्रेम के लिए हमें किसी भी संगठन में जाना पड़े, आप जैसे बोल रहे बनवासी कल्याण आश्रम या फिर मजदूर संघ या उन संगठनों में हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रेम के लिए आए हैं। तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, जैसा संगठन का आदेश रहेगा उस पर हम काम करेंगे। हम तीनों ने एक बात बोली थी कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज के स्टूडेंट्स के बीच। तो जब तक स्टूडेंट मेंटली इस लेवल पे ही प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, तो नेशनल लेवल के बारे में सोचना आई गेस उसके लिए बहुत टफ पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम इस तरह से स्टूडेंट्स को फ्रेम करने की कोशिश करें, उनको उनकी मदद कर पाएँ। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अगर अच्छे से हो पाएगी तो वो ओपनली ब्रॉड माइंड के साथ चीज़ों को सोच पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। कि नेशनलिज्म की सोच हर आदमी के बीच में, हर आदमी के मन में होनी चाहिए। Hi everyone, good afternoon. I'm Vidisha. If you don't know, I cover education for the Indian Express. So today I'm glad to moderate this conversation with the newly elected Delhi University Student Union office bearers. The result was announced a couple of weeks ago, and congratulations. Thank you first of so all, much. to you both. So this year it is again 3 ABVP and NSUI. That's how most of the years it's been popularly, and these are the two student parties which have always been on the top of the race in Delhi University. We can start off with quick आपका नाम, designation, and when did you start your journey in student politics? आर्यन मान, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। मैं एमए लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से हुई है बीकॉम ऑनर्स में। एबीवीपी कब आपने ज्वाइन किया? मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2021 में ज्वाइन करा है। राहुल झांसला, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से की है। इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट टू डूसू का, और मैंने NSUI 8 ऑफ अगस्त 2024 में ज्वाइन की थी। हेलो एवरीवन, दीपिका झा, जॉइंट सेक्रेटरी डूसू। मेरी ग्रेजुएशन लक्ष्मीबाई कॉलेज से हुई है। मेरी मास्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट से चल रही है। मैं एबीवीपी में 2021 से हूँ। मैं मूलतः बिहार से हूँ, बिहार के दरभंगा से मूलतः। सबसे पहले can we start off by talking about how you entered student politics? आपका student politics के तरफ attraction क्यों हुआ, कैसे हुआ? I was in first year, so I was a sports student. I have played 2 nationals in football. तो I was a fresher. हमारी प्रैक्टिस चल रही थी फुटबॉल की, तो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ की कमी थी कॉलेज के अंदर। स्पोर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो हम सब इकट्ठा हुए। देन वी वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस विद द एप्लीकेशन कि जो जो इश्यूज़ हमें फेस करने को पड़ रहे थे वो हमने एप्लीकेशन में लिखे। When I was going there, AVP was already protesting against some issues in college. तो जब मैंने उनका एप्लीकेशन पढ़ा तो उसमें एक स्पोर्ट्स का भी मुद्दा था कि स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देयर इज़ वन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो ऑन ग्राउंड है, और जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है, और वो ऑलरेडी उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। देन आई जॉइंड AVP, और जब से लेकर मैं अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देयर इज़ अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन ग्राउंड एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। जो भी स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ता है, AVP इज़ देयर। मेरा सफ़र थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ। बिहार से आने के बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ पर अपनी जगह बनाने की बात थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। देखा कि कौन है जो
हॉस्टल्स की बात करता है। एक विद्यार्थी परिषद ही था जो दूर से आए स्टेट के स्टूडेंटों के लिए लड़ रहा था, उसके लिए आवाज़ बन रहा था। और फिर जो दिक्कतें मैंने अपने सामने देखी, मैं नहीं चाहती थी कि आने वाला और भी जो छात्र है या छात्राएं हैं वो भी इस दिक्कतों को फेस करें। तो फिर इच्छा हुई कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चलते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं, ऐसे स्टूडेंटों की आवाज़ बनते हैं जो दूर स्टेट से आ रहा है, जो एक संघर्ष कर रहा है, हॉस्टल के साथ संघर्ष कर रहा है, यहाँ रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो फिर उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करी और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे मार्जिन से जिताया और आपके सामने यहाँ बैठे हैं। मेरा सफ़र 2019 में स्टार्ट हुआ जब भगत सिंह कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आया तो बहुत लंबी लंबी लाइनें देखी थी मैंने। सबसे बड़ा टास्क था एडमिशन प्रोसेस को समझना। उस वक्त एडमिशन प्रोसेस में जो आज ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं वो नहीं थी। मैं किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन मैंने उस वक्त देखा कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको काफ़ी, सबसे बड़ा मेरा पहला कंसर्न यही था कि हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। और जो बेसिक चीज़ें थी कि स्टूडेंट्स छोटी छोटी चीज़ के लिए इधर उधर चक्कर काटते हैं, उनको घूमना पड़ता है, बार बार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उनको कोई चाहिए जो उनको गाइड कर सके, जिसको वो अपना मान सके, अपने बीच का मान सके। तो इसी वजह से मैं स्टूडेंट एक्टिविज़म में आया, मैंने चीज़ें जानी, उनको गाइड करना स्टार्ट किया। और आज देखिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये। और अभी वीसी सर से मिलना हुआ था, 2-3 चीज़ें और हैं जो यूनिवर्सिटी में कुछ डिजिटल प्रोसेसेस लाए जाएं, उनके रिगार्डिंग मेरी बात भी हुई थी। तो मेरा सफ़र 2019 से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट एक्टिविज़म का, जहां खुद ने जो चीज़ें फेस की उनके रिड्रेसल को ढूंढते ढूंढते मैं इसमें घुस गया। राहुल, हमको ये जानने में भी आया था, पहले आप शायद एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे, फिर आपका NSUI आना हुआ, तो आप थोड़ा बता पाएंगे वो जर्नी कैसे हुआ? जी, 2019 एंड में मैं एबीवीपी के साथ जुड़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया अभी 8 अगस्त 2024 को NSUI ज्वाइन की। मैंने अभी एक चीज़ और क्लियर की थी कि मुझे जो मैंने फेस किया था उसके रिगार्डिंग जानना था, उसके रिगार्डिंग आगे अवेयरनेस करनी थी और उसके रिगार्डिंग मदद करनी थी। तो असाइड ऑफ किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, आई वांटेड रिप्रेजेंटेशन कि भाई मुझे मौका मिले, मैं अपनी चीज़ें सामने रख सकूं, मैं अपने आइडियाज़ सामने इम्प्लीमेंट करवा सकूं आकर के। और मैं किसी भी हाल में स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, उनके लिए स्टैंड लेना चाहता था। इसलिए मैंने NSUI ज्वाइन की थी और मुझे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन मिला। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्शन लड़ा और यूनिवर्सिटी ने विश्वास जताया, इलेक्शन जितवाया भी। So can we start off by highlighting what you think today are the biggest issues for students in Delhi University? एक दो, क्योंकि कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह have been persisting issues for a very long time, but जो चीज़ें आपने प्रॉमिस किया हो, which during your campaigning आपको लगा हो सबसे बड़े issues है, if we can highlight one or two, that will be good. ड्यूरिंग कैंपस लाइफ और अभी जो कैंपस लाइफ चल रही है आज के समय, तो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स के बीच में से इशू मैंने खुद फील करा और मैंने देखा भी, तो था मेंटल हेल्थ का इशू। आज के दिन बढ़ता वर्कलोड, एकेडमिक प्रेशर, फ्यूचर जॉब की टेंशन, रिज़ल्ट की टेंशन के चक्कर में स्टूडेंट्स को काफ़ी मेंटल हेल्थ के इशू फेस करने पड़ते थे। पहला इशू मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरीके की बीमारी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी। तो उसके लिए हम सब ने आवाज़ उठाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैनिफेस्टो में भी है मेंटल हेल्थ काउंसलर का गठन हो हर कॉलेज के अंदर। तो उसके लिए मेरी भी मेंटल हेल्थ के जितने भी काउंसलर्स हैं, प्रमुख जो काउंसलर है आज के टाइम सोसाइटी में, मेरी उन सब से भी बात हुई कि हम किस तरीके से इसके लिए सेशन, किस तरीके लिए हम कोई इवेंट या कोई म्यूज़िक सेशन या किसी भी तरीके का सेशन जो मेंटल हेल्थ काउंसलर बताए वो हम जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आए। और एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी कॉलेज वाइज लेके आए कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो स्टूडेंट उससे जाके डिस्कस कर सके। साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम थी वाईफाई की। आज के टाइम कैंपस में काफ़ी कॉलेजेस के अंदर वाईफाई नहीं है
और कॉलेज के अंदर नेटवर्क भी नहीं है, तो स्टूडेंट को कनेक्टिविटी में बहुत इशू आता है किसी से भी कनेक्ट होने में। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर कॉलेज के अंदर वाईफाई हो, जिससे स्टूडेंट सोशली भी कनेक्टेड रहे। किसी को आज के टाइम स्टूडेंट्स लेक्चर भी यूट्यूब से देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब से सीख रहे हैं, एआई का ज़माना आ गया है, तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट एआई भी यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा है वुमेन सेफ्टी, कि कैंपस के अंदर वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि कैंपस के अंदर काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं जो डार्क स्पॉट्स के नाम से, मतलब उनको डार्क स्पॉट बोला जा रहा है आज के समय, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं है। तो मैंने अभी वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी कि किस किस ऐसे ऐसे कैंपस के रोड है जहाँ पे लाइट्स नहीं है और वो डार्क स्पॉट के रूप से हम देख रहे हैं उसे। तो वहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार करी और वो लिस्ट में जल्द से जल्द वीसी को मैंने टाइम दिया, तो मैं वीसी को भी वो लिस्ट दूंगा और जल्द से जल्द हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ पे हर जगह लाइट, वाईफाई और जो मेंटल हेल्थ काउंसलर, उन चीज़ों तीनों का गठन करेंगे जल्द से जल्द। सबसे मेजर इशू तो खैर आर्यन ने हमें बता ही दिया है। वाईफाई, मैंने सजेशन बॉक्स सर्कुलेट किया था पूरे यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में। अराउंड 25,000 सजेशंस मुझे मिले थे, मोर देन 17,000 सिमिलर थे। 4-5 इश्यूज़ थे उसमें, हाइजीन के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो वॉशरूम हाइजीन है उसके रिगार्डिंग था, वाईफाई का था, हॉस्टल फैसिलिटी का था, और मेंटल हेल्थ काउंसलर की भी बहुत कॉलेजेस से डिमांड आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12 कॉलेजेस एक मेंटल हेल्थ काउंसलर की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके रिगार्डिंग भी देखिए, हम एज ए यूनियन पूरा जोर लगाएंगे, हम उसको एड्रेस करेंगे कि हर एक कॉलेज में एक परमानेंट और रेगुलर मेंटल हेल्थ काउंसलर की अपॉइंटमेंट हो। एक काउंसलर की अपॉइंटमेंट हो जाना और वो रेगुलर रहे और परमानेंट रहे, उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। अभी प्रॉक्टर ऑफिस में रूम नंबर 5 में एक काउंसलर रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता है। उसकी भी अवेयरनेस जब तक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है, हम यूनिवर्सिटी में फैलाने का काम करेंगे। और अगर हुआ, यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी हमें, अगर इतना फ्रीडम देगी, तो मिल करके या फिर किसी भी तरह से काउंसलिंग सेशंस भी हम करवाने का काम करेंगे। ये बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, हॉस्टल का, वाईफाई का, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का, विमेन सेफ्टी का, और ये वॉशरूम्स के हाइजीन के। ये मेजर इश्यूज़ हैं जो यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। इश्यूज़ यूनिवर्सिटी में सेम हैं, तो आई गेस तीनों की तरफ से वही चीज़ें आनी है। सो ठीक है, बट यू नो हिस्टोरिकली इन द पास्ट ऑल्सो वी सीन, जब यूनियन में 2 अलग अलग पार्टीज से रिप्रेजेंटेशन होता है, इज इट डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर? हाउ डू यू मैनेज दैट? लास्ट ईयर एटलीस्ट इट वाज 2:2, बट दिस टाइम इट इज हमने फोटोज में भी देखा है, विवेकानंद स्टैचू पे सिर्फ आप तीनों खड़े थे, आप बगल में से पोज कर रहे हैं। सो देयर मस्ट बी सम डिवाइड, राइट? हाउ डू यू रिजॉल्व दैट डिवाइड एंड मूव अहेड एंड वर्क टुगेदर? देखिए, स्टूडेंट्स ने हम चारों को इलेक्ट किया है, वोटर्स ने हम चारों को इलेक्ट किया है, और इस आशा के साथ इलेक्ट किया है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। तो मेरा शुरू से यही मानना है कि हम सारी चीज़ों को साइड रख के सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी पे किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को रखेंगे। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम कोऑपरेट कर पाएंगे आपस में, उतना ज़्यादा कोऑपरेट करके हम कुछ इश्यूज़ ऐसे, जैसे ये कॉमन इश्यूज़ हैं, इस पे हम चारों मिलके काम करेंगे तो बहुत ही ईजी पड़ेगा यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करना और एड्रेस करना भी। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो स्टूडेंट्स के जो उम्मीदें हैं हमारे प्रति, उन पे भी हम खरा नहीं उतर सकते, और उनको भी बिल्कुल अलग ही रहेगा कि ये तो बस अपने पार्टी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, हमने इनको किसी और काम के लिए चूज़ किया, ये कर कुछ और रहे हैं। तो एबीवीपी का क्या मानना है? आप तो माइनॉरिटी है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, बट एबीवीपी मुझे ऐसा लगता है कि वंस अ यूपीएन इज ऑलवेज अ यूपीएन। तो राहुल भैया यहीं से रहे हैं तो साथ देंगे पूरा, मुझे भरोसा है। जैसे राहुल भाई ने अभी बोला, तो आई कैन स्टिल फील कि उनमें अभी भी एबीपी है और आगे भी रहेगा, कि आज भी उनके मन में एबीपी के लिए भावना है। तो साथ मिलके हम सब काम करेंगे, चारों मिलके एक अच्छे से काम करेंगे, और स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो चारों डट के खड़े रहेंगे और उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। यहाँ हम
औरों की तरह मुद्दे बोलने नहीं आए ना बताने आए। हमारा सिर्फ एक स्पष्ट काम है कि हम मुद्दों को सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द चारों मिलकर, क्योंकि आई कैन स्टिल फील कि आज भी उनमें एबीवीपी के लिए भावना है। देखिए, भावनाओं की बात नहीं है, एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि संगठन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, आई डोंट थिंक कि किसी भी संगठन, वेदर वो एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, इतना मैटर करता है। मैं आज एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, कार्यकर्ता तो मैं एनएसयूआई का हूँ अभी, और रिप्रेजेंटेशन मुझे एनएसयूआई की तरफ से मिली है। लेकिन हमारा काम ये है कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें। हम साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो चीज़ें मिस होंगी, स्टूडेंट्स नाराज़ होंगे यूनिवर्सिटी के, आपसे भी हमसे भी। उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि हम चार मिलके काम करेंगे। हम फिलहाल स्टूडेंट्स के बीच से निकले हुए हैं, पहले की तरह नहीं कि 4 साल 5 साल सीनियर स्टूडेंट्स इलेक्ट हो गए हैं। हम अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा एडमिशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने बीच में गैप लिए हों और फिर किया हो। तो हमने खुद भी वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो कम से कम जो प्रवासी छात्र हैं हमारी तरह, मेरी तरह, दीपिका की तरह, आर्यन भी प्रवासी है, बहादुरगढ़ हरियाणा से आता है, तो उनके लिए हम जितना कुछ कर पाएंगे उतना कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली, आई मीन, सबको पता है दिल्ली में द अदर बिग यूनिवर्सिटी जेएनयू में जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है उसका नेचर काफ़ी अलग है कंपेयर टू डूसू। रिसेंटली द हाई कोर्ट हैड लास्ट ईयर, सबको पता ही है, द हाई कोर्ट पुल्ड अप द यूनिवर्सिटी फॉर डिफेसमेंट एंड इट एक्सप्रेस्ड it has said that there is a lot of money and muscle power involved in DUSU elections and it is not getting resolved. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या कभी एक आम लोअर मिडिल क्लास का कोई छात्र कभी डूसू चुनाव में पार्टिसिपेट करके जीत सकता है? बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ, एक बहुत ही लोअर फैमिली से यहाँ पर आई, दिल्ली विश्वविद्यालय में आई। जब एबीवीपी में मैं गई तो मुझे लगा कि कोई अपना परिवार दूसरा है जो यहाँ पर भी है। उसके बाद वहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने एबीवीपी में 4 साल काम किया। उसके बाद एबीवीपी मुझे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे कैंडिडेट घोषित करती है और मैं आपको बता सकती हूँ कि धन बल बाहुबल की जो बात करते हैं, अन्य संगठन करते होंगे, हमारे यहाँ धन बल बाहुबल जो एबीवीपी का एक एक कार्यकर्ता हर कॉलेज में इकाई मंत्री, इकाई अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, वही हमारा धनबल और बाहुबल है। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करोगे तो आप देखोगे कि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ और आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट है। एबीवीपी ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और हर साल ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि धनबल बाहुबल मैटर नहीं करता है। तो ये है। तो हमेशा तो यही एलिगेशन रहा है, हर साल जब भी इलेक्शन होता है लेफ्ट यही कहता है कि हम जीत नहीं पाते डूसू में क्योंकि डूसू इज़ डोमिनेटेड बाय, टू डू कैंपेनिंग यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दोज एलिगेशंस? और क्या आपको लगता है कि आगे जाके ये जो हाई कोर्ट ने नोटिस किया है और बोला है कि द कैंपेनिंग इज़ टू लाउड, कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज, लिंगडो कमेटी ने जो 5,000 रुपीज़ का लिमिट रखा था वो कभी रीच नहीं हो पा रहा है कैंपेनिंग की तरफ, तो इस पे आपका क्या मानना है? आगे जाके कुछ चेंज हो सकता है इन द वे दैट स्टूडेंट्स कैंपेन फॉर एन इलेक्शन? अगर इफ इट इज़ नॉट सो लाउड, अगर लो की होगा तो क्या बच्चे बाहर आके वोट करेंगे? दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क। देखिए, लास्ट ईयर अगर डूसू इलेक्शन देखें और इस साल का डूसू इलेक्शन देखें तो इस साल यूनिवर्सिटी ने ये भी दिखाया कि हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी डूसू जीत सकते हैं। और आप देख सकते हैं हम तीनों आपके सामने बैठे हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर के कैंपेन में और इस ईयर के वोट परसेंटेज में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। कैंपेन में भी बहुत फ़र्क था। जो मनी एंड मसल पावर का कल्चर चलता आ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें जो लास्ट ईयर तक था और इस साल बहुत फ़र्क आया है। मनी एंड मसल पावर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फ्रैंकली सेइंग उठा के पटक दिया। और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट
10% का फ़र्क आया, इंक्रीमेंट हुआ है वोटिंग में। तो इन फ्यूचर में भी और इंक्रीमेंट हो सकता है। कैंपेन के तरीके बहुत होते हैं, पूरा साल स्टूडेंट्स के बीच उनके साथ रहेंगे तो स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और ज़रूरी है, ये विश्वसनीय है कि वो वोट करने भी ज़रूर आएंगे। सिर्फ मनी एंड मसल पावर मैटर नहीं करता है। जैसे अन्य संगठन ने अपने कैंडिडेट घोषित करे थे, वो सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जो 2 महीने पहले उस संगठन में आया है या जो 1 महीने पहले वो संगठन में आया है। विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता वो था जो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से स्टूडेंट के बीच में रहकर स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा था। वो कैंडिडेट आज आपके सामने जीत के बैठे हुए हैं। तो ये कारण था कि धनबल बाहुबल ना बनने का। एक सवाल तो आप तीनों से हुआ छोटा सा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो राजनीति में रहना चाहेंगे, या आप लोग सोच रहे हैं कि कॉलेज के बाद? ऑब्वियसली आई गेस तीनों ही, तीनों में? हाँ, तो अच्छा उससे, और अगर चौथा प्रेजेंट होता तो वो भी। तो अच्छा उसमें जैसे एबीवीपी की जहाँ तक बात है, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई में थोड़ा सा एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि विद्यार्थी परिषद जो है वो अनुसांगिक संगठन है संघ का। तो उसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी परिषद से आगे बढ़ते हैं सीधा कई बार बीजेपी नहीं जाते। वो हो सकता है कोई वनवासी कल्याण आश्रम चला जाए, कोई भारतीय मजदूर संघ चला जाए। तो मतलब एबीवीपी से बीजेपी के जाने का जो परसेंटेज है वो कई बार बहुत हाई नहीं होता। तो क्या उतने सारे जो अनुसांगिक संगठन हैं संघ के, उसमें से किसी में भी आप लोग काम करने के लिए तैयार होंगे? हम विद्यार्थी परिषद में जब आए थे तो विचार लेकर आए थे और विद्यार्थी परिषद के विचार को लेने आए थे। हम राष्ट्र प्रेम के लिए आए हैं। अगर राष्ट्र प्रेम के लिए हमें किसी भी संगठन में जाना पड़े, आप जैसे बोल रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम या फिर मजदूर संघ या उन संगठनों में हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रेम के लिए आए हैं। तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। जैसा संगठन का आदेश रहेगा उस पर हम काम करेंगे। पहले तो जी हमें स्टूडेंट्स ने चुना है, तो पहला तो हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ बनी। उसके बाद जैसा संगठन बोलेगा हम वैसा करेंगे। अच्छा, एक आपसे मैं पूछूंगा, जैसे एनएसयूआई का मतलब पहले एकदम स्ट्रेट लाइन होती थी, एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस से फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा होना शुरू हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना शुरू किया है, खास तौर पे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपके जैसे एनएसयूआई के ऑल इंडिया इंचार्ज भी वो लेफ्ट में थे 3-4 साल पहले तक। तो ऐसे में क्या एनएसयूआई के अंदर, डीयू में, इन सब जगहों पे कोई फीलिंग है कि एनएसयूआई के अंदर रह के जिन लोगों ने काम किया कई बार उनके ऊपर लेफ्ट से आके व्यक्ति बैठ जाता है? देखिए, एनएसयूआई में इसकी पालना ज़रूर हो रही है। देखिए, बाकी मैं ये बताऊंगा कि जो पार्टी लीडरशिप चाह रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पार्टी लीडरशिप कल को जो डिसीज़न लेती है हम उसको फॉलो करेंगे बिल्कुल, और कर भी रहे हैं अभी। और लास्ट सवाल आप तीनों से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नेता उसने देश को दिए हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इंडिया में धीरे धीरे करके इलेक्शन भी ठप पड़ गए, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिंसा बहुत जगह बहुत ज़्यादा हो गई। तमाम एग्जाम्पल्स हैं, BHU, AMU, इलाहाबाद, और DU में भी हिंसा पहले होती रही है चाहे इलेक्शन होता रहा है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो पोटेंशियल तो अपने आप में आपको बतौर नागरिक या फ्यूचर लीडर ट्रेन करता है, लेकिन जो हिंसा का जो ये प्रॉब्लम है जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हुआ, उसके बारे में आप तीनों क्या कहेंगे? देखो, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहले चुनाव अलग तरीके से होता था, अब गाइडलाइन के माध्यम से होता है। वो गाइडलाइंस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे, जितने भी कैंडिडेट थे, सब ने फॉलो करी। तो उसी तरीके से हर राज्य में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो। तो पर उसमें एक कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस गाइडलाइन के बेस पे चुनाव हो, लिंडो कमेटी के बेस पे चुनाव हो, जिससे जो आपने घटनाएं बोली वो कम होगी। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी चीज़ें आपने देखा, होर्डिंग, पोस्टर, ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिटीज़ वगैरह बहुत कम थी। बहुत क्लीन और साफ़ सुंदर अच्छा चुनाव हुआ। वैसे ही आप अन्य राज्यों में भी गाइडलाइन जारी करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा ही चुनाव होगा। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ भी बहुत सही क्लीन इलेक्शन हुआ है। हम तो खुद चाहते हैं कि
कि पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। अभी राजस्थान में कुछ साल पहले इलेक्शंस बैन कर दिए गए सरकार के द्वारा। अभी भी हाई कोर्ट में याचिका डली हुई है। अभी रिसेंटली आई गेस 1 वीक या 10 दिन में उसका डिसीजन भी आने वाला है। हम तो सपोर्ट करते हैं अगर इलेक्शन होंगे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने जिया है, तो हम सपोर्ट करते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। और आर्यन की बात से मैं सहमत हूँ, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होना चाहिए। जो पहले से गाइडलाइंस हैं उनमें भी चेंजेस करने बनते हैं। अभी वो काफ़ी समय पहले रिलीज़ की हुई गाइडलाइंस थी, उनके हिसाब से पूरा 100% इलेक्शन नहीं हो सकता, 100% उनको फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो आज के डे की नीड के हिसाब से नई गाइडलाइंस रिलीज़ करी जानी चाहिए और उसी हिसाब से इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए जाने चाहिए। कि जैसा बोला उत्तराखंड में चुनाव हुआ, उत्तराखंड में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विजयी रहा, हैदराबाद में भी विजयी रहा, जेएनयू में भी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में तो हम 40 साल के बाद अध्यक्ष जीते, और वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ, आप सब लोग देख रहे। तो वैसे ही अन्य राज्यों में भी चुनाव होना चाहिए जिससे हम विद्यार्थी परिषद का मैसेज दे सकें। Aryan, my question is for you. Yeah, I'm Devansh Mittal. My question is for you, Aryan. So you mentioned ki defacement and all that has gone down this year. That is noteworthy. But ki I saw personally like ki ABVP ki reels and आपके account से posted reels, the number of luxury cars that were brought out, and it's not a secret that you come from a family that owns the Royal Green Liquor brand. So I don't think there has been a difference in the amount of money needed to fight elections. What do you think about that? And one major criticism from your opponents is the amount of money that you come from personally in the election. मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी में 5 साल से हूँ, 2021 से लेकर अभी तक, और मैंने स्टूडेंट्स का विश्वास जीता, स्टूडेंट ने मेरे पे विश्वास करा, तो स्टूडेंट ने मेरे को 16,000 प्लस के मार्जिन से अध्यक्ष पद पे विजयी बनाया। तो अन्य संगठन की आदत है कि उंगली उठाना, प्रश्न चिन्ह उठाना कैंडिडेट के ऊपर। अब की बार उनके पास कोई विजन नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि किसी के परिवार पे, निजी जीवन पे उंगली उठाते, क्या पता हम उसको डिस्टर्ब कर दें, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने खूब प्रयास करे, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मेरे को 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से विजयी बनाया और मेरे को 28,000 प्लस वोटें दी। तो ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जो आप डिफेसमेंट वगैरह की बात कर रही है, मैं खुद एक ही गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, पूरा चुनाव एक ही गाड़ी से मैंने ट्रैवल करा। वो तो काफ़ी हद तक कैंपस और कॉलेज वाइज सपोर्टर्स होते हैं जो कैंडिडेट को पर्सनली सपोर्ट करते हैं, उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करा, पर काफ़ी हद तक चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में भी नहीं होती। इमोशन और सपोर्ट ऐसा होता है कि जब इतने साल से कोई किसी का भाई जो उसके साथ पढ़ा है, वो इतने साल से कोई आगे बढ़ रहा होता है, तो सब हाथ बटाना चाहते हैं कि हमारा भाई आगे बढ़े। तो इस माध्यम से सब सपोर्ट करते हैं अपने तरीके से। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य संगठन उंगली उठाते, प्रश्न चिन्ह उठाते, पर नहीं। मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था स्टूडेंट्स के बीच मेरा, इसलिए स्टूडेंट्स ने मेरे को जिताया और 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से जिताया। And the celebrities that supported you, मतलब कि संजय दत्त and Sonu Sood and AI था ना, most of it. Trump was AI. but तो ये ट्रम्प भी AI था, व्लादिमीर पुतिन का भी वीडियो आया था, वो भी AI था। तो ये लोग भी आपको genuinely support करते हैं, they came out voluntarily in your support. जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि आज के दिन जितने भी आपने देखा वीडियो, आपने वॉलंटियरली वर्ड यूज़ करा, तो जिस समय वो सिंगर नहीं थे, जिस समय वो एज ए नॉर्मल पर्सन थे, तो मतलब मेरे परिवार के अच्छे रिश्ते थे, उस समय से हमारा अच्छा कांटेक्ट था। आज के दिन वो इतने बड़े इंसान बन गए, तो उन्होंने देखा कि यार जिसके साथ मैं 5-6 साल पहले से था, जुड़ा हुआ था जिनके साथ, क्यों नहीं, अगर मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है तो मैं उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। तो सपोर्टर तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो या बाहर का कोई भी आदमी हो। सपोर्ट तो सपोर्ट होता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर काफ़ी हद तक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सॉरी, मेरा नाम मल्लिका है। हम पिछले बहुत टाइम से देख रहे हैं कि लेफ्ट एक अलायंस की तरह डीयू में कंटेस्ट करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत टाइम से डीयू में एनएसयूआई और एबीवीपी ही रही है।
इस टाइम आई थिंक लेफ्ट जो अलायंस था उसमें सबसे ज्यादा वोट जो आज तक पाए हैं वो इस बारी वाले इलेक्शन में पाए थे। आप किस तरीके से देखते हैं उनका रोल दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में और उनका रीच बढ़ता हुआ क्या आपको नजर आता है इन द कमिंग इयर्स? जैसे कि आपने देखा, आपने ड्यू की बात करी, मैं आपको एक जेएनयू का एग्जांपल देता हूँ। जेएनयू में लेफ़्ट कितने साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, पर अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जॉइंट सेक्रेटरी पद जीते हम। वैसे ही यूनिवर्सिटी में वो कितने भी मिलकर कितना भी चुनाव लड़ रहे, वो इतने तक ही सीमित है और चीज़ें उनकी इतने तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। अभी आप लोगों से जब मुद्दों के बारे में पूछा तो आप लोगों ने बोला जैसे कि मेंटल हेल्थ या बाथरूम्स का हाइजीन, वो सब सही है, मुद्दे हैं, पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसा स्पेस माना जाता था एटलीस्ट जहाँ बड़े आइडियाज़ जो नेशनल पॉलिटिक्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं वो भी बोले जाते थे, मतलब होते थे, और ऐसी चीज़ें बोलना पॉसिबल था स्टूडेंट्स के लिए जो शायद बाहर के लोग ना भी बोल पाए। कैंपस वाज इन दैट सेंस अ सेफ स्पेस फॉर सेइंग थिंग्स, पुशिंग द लाइन, पुशिंग द बाउंड्री। ये इम्प्रेशन जो है ये पिछले कुछ सालों में बिल्कुल बदल गया है। तो चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जिसको पकड़ा जाता है ट्वीट के लिए, या स्टूडेंट्स को पकड़ा जाता है जैसे एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए, अभी तक उमर खालिद के साथ कितने लोग हैं अभी जेल में। तो आप सबसे एक एक करके प्लीज बताएं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुद्दा लगता है आज के दिन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए कि नहीं? आप बात कर रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं आपको बताती हूँ कल की दुर्घटना। कल जेएनयू में जब दुर्गा पूजा में विसर्जन हो रहा था, जब जेएनयू के स्टूडेंट दुर्गा पूजा 9 दिन उन्होंने पूजा करी, उसके बाद वो विसर्जन के लिए जब वहाँ से दुर्गा माता को लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ लेफ्ट के कुछ लोग आते हैं और दुर्गा माँ को जूते दिखाते हैं। क्या ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? इसलिए नहीं है। पथराव करते हैं, वो उन लोगों पर पथराव करते हैं जो वहाँ से उस दुर्गा माता की मूर्ति को लेकर जाते हैं विसर्जन के लिए, वो उन पर पथराव करते हैं। तो लेफ्ट हमेशा अहिंसा को चूज़ करता है, हिंसा को चूज़ कर लेफ्ट हमेशा हिंसा को चूज़ करता है। और मैं आप ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आप एक बार जेएनयू हमारे साथ जाके साथ चलिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर जो लेफ्ट है वो हमेशा हिंसा को कैसे ऊपर रखता है, और वहाँ के स्टूडेंट को, उनकी विचारधारा ही नक्सलवाद की है, उनकी विचारधारा ही अलगाववाद की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपने बात करी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम नेशनल लेवल के मुद्दे भी उजागर करते आए हैं पहले, अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम तीनों ने एक बात बोली थी कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज के दिन स्टूडेंट्स के बीच। तो जब तक स्टूडेंट मेंटली इस लेवल पे ही प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा तो नेशनल लेवल के बारे में सोचना आई गेस उसके लिए बहुत टफ पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम इस तरह से स्टूडेंट्स को फ्रेम करने की कोशिश करें, उनकी मदद कर पाएँ। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अगर अच्छे से हो पाएगी तो वो ओपनली ब्रॉड माइंड के साथ चीज़ों को सोच पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। तो पहले हमें ज़रूरत है धरातल पे काम करने की, स्टूडेंट्स के बीच ही काम करने की। हम स्टूडेंट्स को छोड़ के नेशनल पॉलिटिक्स में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों के अगेंस्ट है। काफ़ी समय पहले जब स्टूडेंट्स बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी नेशनल पॉलिटिक्स में भी, लेकिन आज हम नहीं देखते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में स्टूडेंट बॉडी पार्टिसिपेट करती है। जो जेनजी क्राउड बोला जा रहा है आजकल, जेनजी क्राउड को नेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है नहीं। तो पहले तो इंटरेस्ट उन्हीं में उजागर करने की अभी रिक्वायरमेंट है, आज के दिन की यही मांग है कि पहले उन्हीं में उजागर किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उसके बाद हम आगे की भी बात कर सकते हैं। अरे हाँ, जैसे कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नेशनल में मैसेज देना चाहते हैं, तो इसमें ये कहना है कि जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, पहले उन चीज़ों को ठीक करा जाए, जैसे मेंटल हेल्थ, साथ साथ स्पोर्ट्स की जो प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में पूरे नेशनल में, इंटरनेशनली भी इतना अच्छा मैसेज देते हैं कि वो इतने मेडल लेके आते हैं, पर फिर भी यूनिवर्सिटी में उनकी कोई पूछ नहीं है।
जब वो मेडल जीत के आते जब तो उनकी पूछ होती है। मेडल से पहले पहले जो जो फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, अटेंडेंस तक भी नहीं देते कॉलेज उन्हें। काफ़ी हद तक कॉलेज तो उनको अटेंडेंस भी नहीं देते कि आप प्रैक्टिस जा रहे हो तो हम अटेंडेंस नहीं देंगे, टूर्नामेंट खेल के आओ नहीं दे रहे अटेंडेंस। तो ये ऐसे ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड के मुद्दे हैं कि जो अगर ये चीज़ें हम जितना जल्द से जल्द ठीक कर दें तो नेशनल मैसेज कम तो इंटरनेशनली भी मैसेज दे सकते हैं। कोई कमी थोड़ी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी है किसी भी स्टूडेंट में। एक इससे पहले रौनक खत्री जी थे, तो उनका एक वीडियो था कि आपने बात करी यूनिवर्सिटी को प्रेशर करने की, तो उनका एक वीडियो था कि एक प्रिंसिपल के ऑफिस में जो गोबर पोत दिया था। तो आजकल ये सोशल मीडिया का एज है, कैंपेन में भी, और जो दिखता है वही दिखता है। तो आप काम करते हुए जब भी आप भी जाते हैं, आप एक वीडियोग्राफर लेके जाते हैं, तो इसमें प्रेशर करने में कितना, टेकिंग दैट एज एन एग्जांपल, कितना पुश करना सही है? एंड दूसरा, इन दिस डे एंड एज इज इट मोर अबाउट शो देन एक्चुअल वर्क? मैं भी इनका आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था, तो उसमें जैसे सबके नाम है बट आपके नाम का फॉन्ट दुगना है। तो इज इट बिकमिंग मोर अबाउट showing how much you work vis-a-vis actually working? सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं, और हम दिखाते भी आए हैं, कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या काम करे है, वो उसका बिफोर रिज़ल्ट क्या था और हमारे काम के बाद उसका आफ्टर रिज़ल्ट क्या है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें दिखाते हैं, साथ साथ अपना कैंपेन भी दिखाते हैं कि हमने किस तरीके का कैंपेन करा, किस तरीके के स्टूडेंट के जो मुद्दे थे उनके लिए आवाज़ उठाई। हम सोशल मीडिया को इस तरीके से ऑप्ट करते हैं कि हम अपनी जो चीज़ें हैं, आज के टाइम स्टूडेंट्स भी सोशली ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो ग्राउंड के साथ साथ हम उनको सोशली भी दिखाते हैं कि हाँ हम हम सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें ऐसे शो करते हैं। एक ब्रॉडर ऑडियंस, यूनिवर्सिटी की ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया यूज़ किया जा रहा है कि एक अगर छोटा कोई इशू है उसमें पूरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक कॉलेज का इशू है, लेकिन उसके लिए अवेयर करने को हमें सोशल मीडिया को माध्यम बनाना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया को माध्यम बना के हम पूरी यूनिवर्सिटी में उस चीज़ के बारे में बताएं कि ये इशू था और इसको हमने ऐसे रिजॉल्व करवाया। तो अगर स्टूडेंट अपने लेवल पे भी सीखता है इस चीज़ से कि इसको अपने ग्रीवेंस को कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है और किस तरह से उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है, सोशल मीडिया को इस तरह हम माध्यम के तौर पे यूज़ करते हैं। आपके वैसे अलग अलग टीम्स भी होंगे ना शायद? आई थिंक एबीवीपी का तो मुझे पता है, यू हैव अ प्रॉपर सोशल मीडिया टीम ड्यूरिंग कैंपेनिंग। एनएसयूआई में भी ऐसे कुछ? देखिए, हर संगठन की अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, आईटी टीम्स होती हैं। दे ऑपरेट योर सोशल? ना, हम खुद ही करते हैं। हमारे कुछ ही कॉलेज के जो साथी रहते हैं वो ही करते हैं। हाँ, साथ में जो जुड़े हुए हैं, कुछ का इंटरेस्ट होता है तो रील वगैरह बनाना, उसको एडिट करना, वो सब ये सब कुछ मोबाइल में हो जाता है। आज के दिन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है कि सब कुछ इंस्टेंटली मोबाइल में कर सकते हैं। हमारे साथी जिनका इंटरेस्ट है, आप देखेंगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में फोटोग्राफी सोसाइटी होती है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, डांस सोसाइटी होती है। देखो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। वहीं से एक आध हमें कोई ना कोई साथी मिल जाता है जो हमारे साथ कैंपेन में जुड़ जाता है, या फिर हमारे पर्सनल किसी से अगर है संबंध जो हमारी मदद कर देता है, तो उस तरह से चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल एबीवीपी की जो यहाँ पे लीडर्स हैं, आप लोग एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल पार्टी से आ रहे हैं। आरएसएस इज योर मदरशिप, बीजेपी एक है, तो पॉलिटिकली आप एक्टिव हो। ये तो जो आप बात बोल रहे हैं, ये तो एमसीटी इश्यूज आप बोल रहे हैं, नारी ठीक नहीं है, वो नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग बहुत, उनकी एबीवीपी से चीफ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मुझे लगता है शी वाज आल्सो एबीवीपी, अरुण जेटली वाज फ्रॉम एबीवीपी, बहुत सारे लोग। तो इस वक्त एक बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल आरएसएस का 100 ईयर चल रहा है सेनेटरी। The main idea of RSS is to have Hindu राष्ट्र। आप लोग यंगेस्ट सोल्जर्स हो उस स्ट्रगल के, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा है कि जो यंगर लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी के और
आप कांग्रेस के बोल सकते थे, तो who inspires you, who do you look up to? जैसे आपने बोला आरएसएस के 100 वर्ष हुए, तो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस का 100 वर्ष हमने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट भी क्या, मतलब मैं भी उसका पार्ट रहा। तो देयर वाज अ वेरी गुड मैसेज के साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो उस सेलिब्रेशन का पार्ट बने। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल था कि आप कैसे जो मैसेज पढ़ा आरएसएस का उसको कैसे आप समझते हैं, क्या होना चाहिए इस मुल्क में, किस तरह का व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हिंदू राष्ट्र डू यू थिंक? मेरी पर्सनल सोच ये है कि मैं खुद एक नेशनलिज्म के लिए सोच रखता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि देश जितना अच्छे से आगे बढ़ सके उतने अच्छे आगे से बढ़े और हर आदमी के बीच में, हर स्टूडेंट के बीच में नेशनलिज्म की सोच आए कि वो अपने देशभक्ति के लिए, देश के लिए कैसे सोच सकता है और उसके पास भी एक राइट आए कि वो आगे देशभक्ति को कैसे चलाए और देश कैसे सुधरना चाहिए, देश में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए। हाँ, बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि नेशनलिज्म की सोच हर आदमी के बीच में, हर आदमी के मन में होनी चाहिए। मुझे लगता है आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब इस तरीके से रहेगा कि आपने जो बोला ना, एक अच्छा हिंदू बोलना चाहिए कि इस भारत में अगर हैं हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जेएनयू वाली जो दुर्घटना हुई जिसमें कुछ लोग आकर दुर्गा माता की उस पर जूते दिखाते हैं, एक अच्छा हिंदू राष्ट्र तब होगा जब एक अच्छा हिंदू बोलेगा मैं हिंदू हूँ, एक मुस्लिम बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, एक सिख बोलेगा कि मैं सिख हूँ। लेकिन वो बोलना पड़ेगा, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। जब सभी धर्मों का अच्छे रूप से सम्मान होगा तब एक अच्छा हिंदू राष्ट्र होगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें शहीद आज़म भगत सिंह से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो कास्ट और रिलीजन को बिल्कुल असाइड रख के अपने स्टेप्स लेते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। सभी का मेरा मानना ये है कि ये देश सबका है और शहीद आज़म भगत सिंह ने जिस तरह कास्ट को और जो ये प्राइवेटाइजेशन और इन सब चीज़ें के और रिलीजन के जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं इन सब के अगेंस्ट जैसे लड़ाई लड़ी थी, हम सभी को उसी तरह से एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। वो इंस्पिरेशन वाला जो मैंने पूछा था वो आप बताइए, बिकॉज जो आप जो बोल रहे हैं, जो आपने जो डिस्क्राइब किया वो तो नहीं हो रहा है। हम यूपी में अब योगी जी की तो स्पीचेस सुन रहे होंगे, अब हम बिहार से हैं तो वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स के देख लीजिए, कभी मीट पे, कभी उस पे, कभी इस पे। इसलिए तो संघ बोल रहा है कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण, एक अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात संघ कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे। और अभी आपने पूछा इंस्पिरेशन का, तो मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अपना एक इंस्पिरेशन के रूप में वीर सावरकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानती हूँ। मैं अपना इंस्पिरेशन अरुण जेटली जी को मानता हूँ और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आज़म वीर भगत सिंह, क्योंकि वो सदा से सोशल जस्टिस की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करते हैं। हाय, आप लोग एक ABVP से लोगों से पहले सवाल, you know, it is true that the organization in the student part is winning elections, you know, maybe in different parts of the country, but it is also a fact that you know, among the senior leaders there is a growing concern that the BJP is not able to you may use the cliched word of capture the imagination of the youngsters. Basically, I will tell you, like even the other day I was talking to
very senior leader, he said that most of the time I am not able to convince my own children on the dining table that what my party is doing or what my party's leaders' statements can be justified. I am not able to do that. So during the this citizenship CAA protest, I know at least 3 ministers have complained or like they have expressed their fears that their own children were part of the protest. You know, they somehow managed to keep them, keep them away from that. So this is something that we have been seeing when we talk to the senior leaders. Why do you think? And I have seen in many of your the seminars, something right-wing related seminars, it is a topic of discussion that why we are not able to, keep the youngsters, it's a very restless minds, we know that, under them or under this ideological drum. Why do you think is the reason? I don't feel कि ऐसा कुछ है because you can see how Gen Zs are supporting ABVP. हाँ, Gen Zs की आज की सोच है नेशनलिज्म की सोच, उनकी आइडियोलॉजी आप देखो कि जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आज के समय स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, मैं तो कॉलेज और पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. जेन जी आर फुल्ली सपोर्टिंग ABVP, नेशनलिज्म की सोच और आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं. इसलिए हम तमाम यूनिवर्सिटी में जीत रहे हैं. और आप कोई भी स्टेट ले लो, यू कैन सी कि स्टेट्स में भी क्या रिजल्ट है. तो आई डोंट थिंक सो कि जो आपने ऐसा पूछा, ऐसा कुछ है कि ABVP इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. Do you think that the statements, the remarks, which we call inflammatory or come within that brand, do you justify them? Do you think that they are, it is okay to make such comments or for the senior leaders or the influential people to make such comments? वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी सोच है कि वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं. पर मेरी सोच है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद 5 साल से स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ. ऐसा नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, काफ़ी इंडिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मैंने विज़िट करी है, काफ़ी जगह मैं खुद विज़िट करा हूँ, वहाँ मैंने इंटरेक्ट करा है. तो काफ़ी हद तक मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है. आज के दिन आप देख रहे हो कितने यूथ लीडर्स, कितने यंग लीडर्स आज के टाइम कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छे से अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपना मैसेज दे पा रहे हैं. और पीपल आर ऑल्सो कनेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. और जैसे आप बात कर रहे हो कि यूथ की, तो आप खुद देखो कि मोस्ट ऑफ द जिन यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट्स भी कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन चालू हो, जिससे हम भी अपना मैसेज दे पाए, यूथ अपने यहाँ मैसेज दे पाए. और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पहले वोटिंग परसेंटेज कम होता था, पर इस साल अभी तक की दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है. तो मेरे को आगे भी उम्मीद है कि आगे भी वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो इज़ अ क्लियर मैसेज कि ऐसा नहीं है, जेन जी और यूथ ABVP के साथ है. स्टेट में भी देखो और जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भी देखो, और जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भी देखो. इट्स अ क्लियर मैसेज. आई डोंट थिंक सो कि अगर ऐसा कुछ है. Okay, tell me how much the parent party, like whether it is for the Congress, how much their stance and the policies, how much it is influencing for you. But there are many occasions, in the ABVP had protested against the NEET. I remember, some of the ABVP people, the activists went and protested in front of HRD ministry. So, do you face such, a dilemma? Like sometimes we don't agree with that the parent parties or the senior leaders stance. Please, Rahul, please let me. देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं. अगर स्टूडेंट्स के हित में सरकार के डिसीजंस नहीं रहेंगे तो हम बिल्कुल सरकार का विरोध करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ का भी विरोध करेंगे. इसमें कोई डिलेमा वाली बात नहीं है, कोई दूसरे विचार लाने वाली बात नहीं है. अगर स्टूडेंट्स के हित में कोई डिसीज़न नहीं रहेगा, कोई पॉलिसी नहीं रहेगी, तो उसका पूर्णतः विरोध करने का पुरजोर काम किया जाएगा.
जैसे कि अभी हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जीत कर आए हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे अभी दिल्ली में भी जो है अपने विचार की सरकार है और ऐसी मुख्यमंत्री है जो विद्यार्थी परिषद से गई है और दूसरों की एक प्रेसिडेंट रही हुई है वो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक चीज़ें समन्वय से हो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जैसे मेट्रो कंसेशन पास को लेकर है और बहुत साल से वो चलता आ रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने स्ट्रिक्ट से बोला हो कि मैं मेट्रो कंसेशन पास दूंगी। उसको लेकर जब हम जीते उसके बाद हम सारे गए भी और हमने इस बात पर चर्चा भी करी कि और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमें लगता है कि अपने विचार के लोगों के साथ बैठकर वो कार्य हो सकता है, उस पर हम काम करेंगे। हाय, मेरा नाम गायत्री है। मेरा क्वेश्चन आपसे था आर्यन। आपने जैसे बताया कि लाइक आपके इस बार क्या क्या मुद्दे हैं, लाइक वाईफाई हो गया, हॉस्टल, इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक इस बार जैसे मेंटल हेल्थ एक न्यू है, बट अदरवाइज जितने भी वाईफाई, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत सालों से एक ही चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या स्ट्रैटेजी है कि ये एक ही साल में आप कितना कंप्लीट कर पाएंगे, और इसके लिए क्या अभी करंट दिल्ली गवर्नमेंट से कितना लाइक आपको क्या लगता है कि उनको कैसे आप लोगों को हेल्प करना चाहिए, लाइक हाउ द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट या फंड लाइक आप लोगों का जो लाइक मुद्दे हैं उसको लाइक। अभी डूसू इलेक्ट हुए हमें 1 हफ्ता ही हुआ था, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार डांडिया नाइट कराई फॉर हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ फॉर स्टूडेंट्स के लिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमने दिल्ली सरकार से बात करी, उन्होंने अप्रूव करा और उनके साथ मिलके हमने डांडिया नाइट कराई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार। वैसे ही ये जितने भी मुद्दे हैं ये हर साल उठाए जाते हैं, पर पिछले 10 साल से हम AVP और AVP की सारी टीम दिल्ली सरकार के पास जाती थी, पर हमें इग्नोर करा जाता था, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। पर इस बार जो दिल्ली की CM है वो पहले AVP से दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष रही, तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारे को बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, तो हमने डांडिया नाइट का आयोजन करा। वैसे ही मैंने उनके लिए दूसरा पक्ष रखा कि कैंपस में काफ़ी डार्क स्पॉट्स हैं लाइट के लिए, तो लाइट के लिए भी मैंने बात करी। मैं लिस्ट ऑफ चीज़ें लेके गया, उन्होंने अप्रूव करी और जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको खुद ही चेंजेस दिखाई दे जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसे वाईफाई का पिछला सरकार था, आम आदमी पार्टी की सरकार में एक स्कीम लेके आए थे वो लोग, वो स्कीम मतलब हो गया, उसको बंद हो गया वो स्कीम। आप लोगों का कुछ उसके स्कीम के अंडर लाइक काफ़ी फ्री वाईफाई मिलता था लाइक अक्रॉस दिल्ली, मोस्टली उसके स्पॉट्स वगैरह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस में होते थे। तो अब वो स्कीम बंद हो गया है, तो आप लोगों का कुछ प्लान है अभी करंट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट या आपका डिमांड या रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको रिज्यूम किया जाए, वापस स्टार्ट किया जाए? दिल्ली हमने उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है कि मैं जल्द से जल्द हर कॉलेज के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर और कैंपस वाइज वाईफाई हो, जल्द से जल्द वो चालू करा जाए। पिछली सरकार की तरह सिर्फ स्कीम दे के स्टूडेंट को स्कीम ना बेची जाए। जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वाईफाई जल्द से जल्द चालू हो, जिससे स्टूडेंट जल्द से जल्द आपस में इंटर कॉलेज कनेक्ट हो पाए। हाय, मेरा नाम धीरज है। आप लोगों के पूरे बातचीत में एक चीज़ ये निकल के आई कि सरकार कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन आप स्टूडेंट के हित में अपने कदम उठाएंगे। मेरा एक सवाल है जो कि नॉन पार्टीसन है, जो कॉलेजेस और ये सब में जो प्रतिरोध के लिए एक सिमटता हुआ दायरा जो है सिमटता चला गया। एक समय में यहीं दिल्ली में निर्भया का आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स जो हैं वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट करना एक समय बहुत आम बात थी। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता नहीं आपको पता नहीं 4 ईयर प्रोग्राम आया था, उसमें शायद दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे और मैं खुद भी ड्यूज हूँ, तो हम लोग VC जगाओ अभियान करते थे। रात भर VC को सोने नहीं देते थे, दिनेश सिंह को, उनके उसके आसपास पूरा ढोल नगाड़ा एक साथ। आपको लगता है कि आज के समय में आप इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी जंतर मंतर पे अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको दिल्ली पुलिस के सामने पूरा लिस्ट ऑफ रखना पड़ता है कि क्या अप्रूवल क्या नहीं है। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये दायरा सिमटा है और इसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो स्टूडेंट्स को? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे चुनाव था अभी हमारा,
चुनाव से ठीक 1 महीने पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट 16 दिन चला। और जैसा आप बता रहे हैं ना कि आपने सोने नहीं दिया था, हमने भी नहीं सोने दिया था। हमने भी रात को पुतला दहन तक किया और वो 16 दिन प्रोटेस्ट चला। और जब तक विद्यार्थी परिषद ने जो मांगी थी, चाहे वो आईसीसी की मांगे थी कि हर कॉलेज में आईसीसी इम्प्लीमेंट हो, 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल पीजी कोर्सेज, ये मांगे हमारी थी। बढ़ती फीस, एक सामान्य घर से आ रहा विद्यार्थी इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकता है, तो उस फीस को कम कराने के लिए हम बैठे हुए वहाँ पर। तो 16 दिन बाद उस मांग को माना गया और आज आप किसी भी कॉलेज में जाकर देखिए, आईसीसी अच्छा काम कर रही है, फीस कम हो रखी है, 1 कोर्स 1 फीस इम्प्लीमेंट है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और उस 16 दिन के प्रोटेस्ट में मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहता हूँ कि हमने 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी। उस भूख हड़ताल पे दीपिका और मैं, मेरे साथ अन्य साथी कम से कम 9 से 10 साथी थे, वो भी बैठे। 2 दिन की भूख हड़ताल करी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझ आ गया कि भाई इनके आगे घुटने टिकाने पड़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने घुटने टिकाए और हमारी 4 मांगे पूरी करी। बस मैं एक फॉलो अप करके वील जस्ट रैप इट अप, इसी सवाल का एक फॉलो अप था। बट इट इज़ वेरी एविडेंट कि जितना मोबिलाइज होता था पहले, जितने बड़े, द लास्ट बिग प्रोटेस्ट दैट आई रिमेंबर इन DU वाज द IPCW। उससे पहले DBC का जो IPCW में जो द गर्ल्स हैव प्रोटेस्टेड कि हरासमेंट फेस्ट के टाइम पे हरासमेंट हुआ है, दैट वाज द लास्ट बिग प्रोटेस्ट। उससे पहले तो BBC डॉक्यूमेंट्री का NSUI के बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला नहीं, आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, तभी आप शो कॉजेज भी इशू हुए थे कुछ स्टूडेंट लीडर्स को, उसमें फिर अपोलोजाइज करना पड़ेगा तभी आपको आने देंगे। तो do you feel like the culture of protest in a university space, there's a clampdown on it these days, क्योंकि इतना मास मोबिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कुछ हो जाता है, स्टूडेंट्स आर बीइंग स्लैप्ड विद शो कॉज नोटिसेस और अपॉलॉजी के लिए। तो इन सच ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है, कितना रिसेप्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट डिमांड्स? प्रेशर कैसे बन पाएगा अगर प्रोटेस्ट ही ज़्यादा नहीं कर पा रहे? तो जैसे अभी रामजस कॉलेज की एक बात बताता हूँ। रामजस कॉलेज में एक टीचर था, उसने एक हमारी छात्रा बहन के साथ छेड़छाड़ करी, तो हमें तुरंत पता चला, तो हमने तुरंत उसके लिए प्रोटेस्ट करा और तुरंत ही उसका सल्यूशन आया, लिखित हो गई थी सारी चीज़ें। तो उनको एक बड़ा प्रोटेस्ट था वो, हाँ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। और AVP और न्यूट्रल स्टूडेंट कॉलेज के, वो सब उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे और हमने DSW के बाहर लगातार 7 घंटे प्रोटेस्ट किया और लिखित में फिर उस प्रोफेसर ने अपना इस्तीफा दिया अपनी पोस्ट। प्रोटेस्ट से आज भी प्रेशर होता है, प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है और प्रोटेस्ट विद्यार्थी से। परिषद हमेशा ऐसी आवाज़ों को उठाती रही है जो ऐसी लोग आज हैं सोसाइटी में, या फिर आप जैसे आपने बताया ये IPCW वाला हुआ, ये रामजस कॉलेज वाला मेरे भाई बता रहे हैं, धनीराम प्रोफेसर का नाम था, उसके लिए हमने करा। तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं से गलत सूचना मिली है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर विद्यार्थी के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। चाहे AVP का एक कार्यकर्ता अगर रात के 12 बजे भी किसी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है तो खड़े रहते हैं वहाँ पर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन कोशिश तो खूब करता है कि प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। वो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात के शाम को 6 बजे कैंपस लॉ सेंटर में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहाँ एक डांडिया का इवेंट करवाना था कैंपस लॉ सेंटर की स्टूडेंट काउंसिल को। पहले उसकी परमिशन मिल गई, फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दी गई। PIC ने अपने ऑफिस से निकलते परमिशन कैंसिल कर दी। मुझे पता चला रात के 10 बजे, कह रहा हूँ, हम रात के 1-1:30 बजे तक वहाँ बैठे। PIC को मजबूरन आना पड़ा वहाँ और उसकी परमिशन फिर देनी पड़ी। अगले दिन हालांकि PIC ने फिर से वो परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होके एकजुटता एकता दिखा के अपना इवेंट करवा लिया। काफ़ी जगह यूनिवर्सिटी और पुलिस भी स्टूडेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ स्टूडेंट्स की एकता रहती है वहाँ उनका ये सप्रेशन और जो
वो प्रेशराइज करते हैं, वो चीज़ें सब फेल हो जाती हैं।